एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ बैठे होते हैं। राजा बहुत गहरी चिंता में डूबे होते हैं क्योंकि राज्य में एक बड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही थी। मंत्री जी, राज्य में कृषि उत्पादन घट गया है और व्यापार में भी भारी मंदी छाई हुई है। हमारे गांव के लोग परेशान हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं रूस के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मिलकर स्थिति का आकलन करूंगा। शायद हम कुछ बदलाव कर सके। तो ठीक है मंत्री जी, आप जाइए और अच्छे से पता लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद मुझे सब कुछ विस्तार से सूचित कीजिए। मंत्री राजा के आदेश पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने निकल पड़ता है। मंत्री सबसे पहले एक गांव में जाता है जहां एक किसान खेतों में काम कर रहा होता है। फिर मंत्री उस किसान से बोलता है, भाई, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे खेतों की फसल इतनी कमजोर क्यों है? महाराज के राज्य में बहुत समय से बारिश कम हो रही है। इतने मेहनत करने के बावजूद भी हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हम किसान तो मेहनत करते हैं, लेकिन आकाश की कृपा चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ भाई। मेहनत के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव की योजना बनानी होगी। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, लेकिन हमारे पास खेतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और फसलें भी सूखने लगी हैं। हमें किसी प्रकार की मदद की जरूरत है। मैं समझता हूँ, लेकिन इस समस्या का हल बारिश के इंतजार से नहीं मिलेगा। हमें सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। हम तो कुछ भी कर सकते हैं मंत्री जी, लेकिन जब प्रकृति साथ ना दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम अपनी पूरी ताकत से काम करते रहते हैं। तुम सही तो कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात को राजा तक पहुंचाऊंगा। मंत्री किसान से विदा लेकर दूसरे स्थान की तरफ जाने लगता है। और मंत्री एक बड़े से बाजार में पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो एक दुकानदार बहुत खुश और व्यस्त दिखाई दे रहा था। फिर मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, भाई, तुम्हारा व्यापार तो काफी अच्छा चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि राज्य की मंदी का कारण क्या है? महाराज, मंदी का कारण सिर्फ किसानों की हालत नहीं है। बहुत से लोग मेरे जैसे व्यापारियों के पास से महंगी चीजें खरीदते हैं। मैं जितना अधिक कमा सकता हूँ उतना ही अधिक है। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि इस तरह से सिर्फ तुम्हारा ही लाभ होगा और गरीब लोग और भी परेशान हो जाएंगे? यही तो व्यापार का तरीका है महाराज। तुम्हारी इस सोच से राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। एक दिन तुम्हें ये जरूर समझ में आ जाएगा। मंत्री दुकानदार को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। मंत्री चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है जहां एक साधु बाबा ध्यान कर रहे होते हैं। मंत्री अपने घोड़े से उतरकर साधु बाबा के पास पहुंचता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर मंत्री, भगवान, राज्य की समस्याओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। मंत्री जी, समस्याएं हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए सही दिशा का होना जरूरी है। अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन भगवान, अगर कुछ लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करें तो क्या होगा? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम केवल खुद के लिए जीते हैं तो समाज और राज्य प्रगति कैसे होगी? व्यापार और खेती में अगर न्याय समझदारी से काम किया जाए तो समृद्धि स्वतः आ जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया भगवान, धन्यवाद। फिर मंत्री साधु के आशीर्वाद से प्रेरित होकर राजमहल की तरफ लौट जाता है।
और कुछ देर बाद मंत्री राजमहल में पहुंच जाते हैं। फिर मंत्री दौरे के दौरान जो कुछ भी समस्याएं देखा वो सभी समस्या राजा को बताते हैं। महाराज, मैंने राज्यों के विभिन्न स्थानों का दौरा किया तो महाराज पता चला कि किसान और व्यापारों की स्थिति काफी जटिल है। किसानों को बारिश की कमी है तो व्यापारियों को अत्यधिक मुनाफा कमाने के लालच है। ये समस्या तो गंभीर है, हमें इसके बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए। महाराज, हमें सिंचाई के उपायों को बढ़ावा देना होगा और व्यापारियों को कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर बेचने के लिए प्रेरित करना होगा। तुम सही कह रहे हो मंत्री जी, हम एक नीति तैयार करेंगे जिससे किसान और व्यापारियों दोनों को मदद मिलेगी। मंत्री जी, राज्य में इन समस्याओं का समाधान केवल हमारी योजनाओं पर नहीं बल्कि सभी की ईमानदारी और मेहनत पर निर्भर करेगा। हम जितना ही न्यायपूर्ण से काम करेंगे उतना ही राज्य में शांति और समृद्धि आएगी। हमें व्यापारियों से कहना होगा कि वे कीमतों को ना बढ़ाएं और किसानों से आग्रह करना होगा कि वो अपनी मेहनत को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। अगर सब एकजुट होकर काम करेंगे तो ये राज्य खुशहाली का प्रतीक बन जाएगा। महाराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी ये बात गांव के किसान और व्यापारी मानेंगे? मानेगी महारानी, क्यों नहीं मानेंगी। मंत्री जी, कल ही एक सभा बुलाई जाए जिसमें गांव के सभी किसान और व्यापारियों को बुलाया जाए। जी महाराज, जो आज्ञा। फिर दूसरे दिन राजा के कहने पर राज्य के सभी किसान और कुछ व्यापारी राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। फिर राजा उन सभी लोगों के बीच ये घोषणा करते हैं। मैं आज आप सभी लोगों के बीच ये घोषणा करता हूँ कि राज्य के सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जल सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही व्यापारियों को अनावश्यक मुनाफाखोरी से बचने के लिए उचित मूल्य पर वस्तुएं बेचनी होंगी। महाराज, आपकी ये नीति हम सब के लिए बहुत लाभकारी होगी। अब हम आपकी कृपा से अधिक उत्पादन कर पाएंगे। हाँ महाराज, महाराज, हम बहुत समय से पानी के लिए परेशान थे। अब हमें विश्वास है कि हमारी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। भाइयों, महाराज ने सही निर्णय लिया है। अब हमें व्यापार में भी ईमानदारी से काम करना होगा ताकि राज्य में हर किसी को लाभ मिले। लाभ आपको अवश्य मिलेगा क्योंकि हमने जो नीतियां बनाई हैं उससे व्यापारियों को और किसानों को दोनों को बराबर में लाभ होगा और आने वाले समय में हम बहुत ही ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। मैं कृषियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और व्यापारी भी अपना काम ठीक से करें। फिर कुछ महीने बाद राज्य की समृद्धि पहले जैसी लौट आती है और फिर वहाँ के किसान खुशी से झूम उठते हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए।